कहानी प्यार के रंग। रजत की बातें सुनकर जिया सन्न रह गई। उसे सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात कितनी सहजता से कह दी थी उसने। देखो जिया, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ, इसलिए तुमसे साफ कह देना चाहता हूँ। हमारी शादी में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करके तुम तब तक ठीक हो गई तब तो यह शादी होगी, अन्यथा मैं अपने जीवन के साथ समझौता नहीं कर सकता। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? अगर मैं तब तक ठीक नहीं हुई तो तुम मुझे छोड़ दोगे? जिया उत्तेजित हो उठी थी। रजत ने गंभीरतापूर्वक गर्दन हिलाई। जिया आहत होकर बोली, रजत, शादी के बाद यह एक्सीडेंट होता तब तुम क्या करते? क्या तब भी मुझे छोड़ देते? जो बात हुई नहीं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। क्रोध और दुख से जिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुम्हारे इस एटीट्यूड को देख मुझे ख्याल आ रहा है मेरी जगह तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ होता और यही बात मैंने कही होती तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती। रजत बोर हो उठा। प्लीज जिया, भावुकता से नहीं, व्यवहारिकता से काम लो। फालतू बातें सोचने से अच्छा है अपने इलाज पर ध्यान दो। कल मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, 3 माह बाद लौटूंगा। मुझे विश्वास है तब तक तुम ठीक हो जाओगी। रजत चला गया। जिया की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने सच ही कहा है, इंसान की पहचान दुख में होती है। कल तक यही रजत बड़ी बड़ी बातें करता था, उसके साथ भविष्य के सतरंगी सपने बुनता था, लेकिन इस एक हादसे ने उसे उसकी असलियत से रूबरू करा दिया। इस समय उसे वे दिन याद आ रहे थे जब रजत से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। दिल्ली की एक कंपनी में उसे जॉब करते हुए 2 वर्ष हुए थे। एक बार कंपनी की तरफ से उसे उसकी सहेली नेहा को 5 दिन की आउटडोर वर्कशॉप हाउ टू रिजुविनेट योरसेल्फ पर मसूरी भेजा गया था। उसके उत्साह की सीमा नहीं थी। होटल में नाश्ते के दौरान उनकी मुलाकात अलग अलग कंपनी से आए अन्य लोगों से हुई जो इसी वर्कशॉप के लिए आए हुए थे। 30 लोगों का बैच था। इंट्रोडक्टरी सेशन के दौरान वह रजत से मिली। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और जिया की तरह दिल्ली से आया हुआ था। पहली सुबह योगा क्लास के बाद वे लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए निकले। क्लाइंबिंग करने के दौरान उनके चारों ओर रस्सी बंधी हुई थी, साथ ही दस्ताने और हेलमेट भी पहनाए गए थे। एक बड़ी सी चट्टान पर ऊपर से नीचे उतरते हुए अपना संतुलन खो बैठी और लटक गई। जिया के मुंह से चीख निकल गई। उसके पास से गुजरते हुए रजत ने तुरंत उसे सहारा दिया और तब तक थामे रखा जब तक कि गाइड ने रस्सी ढीली कर उसे नीचे नहीं उतार लिया। नीचे पहुंचकर जिया की जान में जान आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजत का आभार व्यक्त करते हुए वह बोली। रजत मुस्कुराते हुए बोला, अपना वजन कुछ कम कर लेंगी तो अच्छा रहेगा। क्या मतलब है आपका? मैं क्या मोटी हूँ? आंखें तरेर कर जिया बोली, नहीं नहीं, आप तो साइज 0 हैं, बिल्कुल करीना कपूर की तरह। रजत की बात पर पास खड़े लड़के लड़कियां हंस पड़े और वह झेंप कर गई। अगले दिन बॉटनिकल गार्डन में प्रॉब्लम शेयरिंग सेशन था। सब अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। जिया ने भी अपनी प्रमोशन न मिलने की प्रॉब्लम सबके सामने रखी। इस पर रजत ने तुरंत कमेंट किया था, मैडम, प्रमोशन पाने के लिए पहले काम करना पड़ता है। अच्छा, मुझे तो यह बात अब तक पता ही नहीं थी, वह चिढ़कर बोली थी। लौटते समय उसने नेहा से कहा था, ये खुद को इतना ओवर स्मार्ट क्यों समझता है? हो सकता है तुमसे दोस्ती करने का उसका यह ढंग हो। नेहा मुस्कुराई थी। दोस्ती माय फुट, जिया ने मुंह बिचकाया। अच्छा, अब फुट पर शूज पहन और कैंपटी फॉल चलने की तैयारी कर। नेहा के यह कहते ही उसके साथ जिया भी मुस्कुरा दी थी। शाम को इकट्ठे मॉल रोड पर घूमने और शॉपिंग करने में सबने खूब एंजॉय किया। 5वें दिन जिया और नेहा मसूरी की यादों को दिल में संजोए दिल्ली लौट आए। कुछ ही दिनों में सबका फेसबुक ग्रुप बन गया था। जिया जब भी अपनी कोई फोटो फेसबुक पर डालती, रजत की ओर से बड़े अच्छे कमेंट्स आते। एक शाम वे सब कॉफ़ी हाउस में मिले। गप्पों के बीच उन्होंने आपस में फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज किए। जिया ने नोट किया रजत उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था। धीरे धीरे रजत के व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे। चैटिंग करते करते उनकी आपस में अच्छी मित्रता हो गई। जिया ने महसूस किया रजत वैसा नहीं है जैसा वह उसे समझी थी। वह तो बहुत साफ दिल और नेक लड़का है।
कभी कभी शाम को वह उसके ऑफिस आ जाता और वे दोनों पास के कॉफ़ी हाउस में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए प्रोफेशनल के साथ साथ व्यक्तिगत बातें भी शेयर करते। धीरे धीरे जिया को लगने लगा वह रजत को चाहने लगी है। स्मार्ट होने के साथ साथ वह सौम्य और समझदार भी था। ऐसे ही जीवन साथी की तो उसने कल्पना की थी। एक दिन रजत का फोन आया। उसने कहा, कल मेरी छोटी बहन का बर्थडे है, क्या तुम उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदने में मेरी मदद करोगी? जिया सहमत हो गई। शाम को रजत को शॉपिंग करवा कर वह घर लौटी तो पापा मम्मी को चिंतित देखा। पापा बोले, आज आने में बड़ी देर कर दी। पापा, मेरे एक फ्रेंड को अपनी बहन के लिए ड्रेस खरीदनी थी, उसके साथ मॉल गई थी। देखो जिया, हमने कभी तुम पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो और आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, यूँ किसी के साथ चले जाना ठीक नहीं है। पापा की आवाज़ में चिंता थी। पापा, रजत बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है। पिछले 6-7 महीनों से मैं उसे जानती हूँ। ठीक है, उसे घर बुला लो, हम भी उससे मिलना चाहेंगे, जिया ने रजत को बताया। अगले दिन रजत अपनी मम्मी को लेकर जिया के घर पहुंच गया। जिया अचंभित हो उठी। आखिर अपनी मम्मी को लेकर रजत क्यों आया था? चाय पीते हुए रजत की मम्मी बोली, भाई साहब, रजत अक्सर मुझसे जिया की प्रशंसा करता है। आज जिया से मिलकर मुझे लगा कि वो वास्तव में प्रशंसा के काबिल है। अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं जिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मम्मी पापा ने उसकी राय पूछी तो उसने सिर झुकाकर सहमति दे दी। अब मम्मी पापा को भला क्यों इनकार हो सकता था? घर बैठे इतना अच्छा इंजीनियर लड़का मिल रहा था और जिया वह तो खुद आश्चर्य से अभिभूत थी। अगले दिन उसने रजत से कहा, तुमने मुझे कभी प्रपोज तक नहीं किया, बस सीधे रिश्ता लेकर मेरे घर चले आए। रजत हंस पड़ा था। मैंने तुम्हारे मन की बात तुम्हारी आंखों में पढ़ ली थी, फिर प्रपोज करने की क्या ज़रूरत थी? शादी तय हो जाने पर दोनों बहुत खुश थे। तभी रजत को कंपनी की तरफ से न्यूयॉर्क जाने का चांस मिला। जाने से कुछ दिन पहले रजत ने जिया से कहा, न्यूयॉर्क जाने से पहले मैं चाहता हूँ हम दोनों अपनी शादी की शॉपिंग कर लें। ये सुनकर जिया खुश हो गई। पता नहीं कैसे रजत उसके मन की बात जान लेता था। अब वह ऑफिस के बाद रजत के साथ शॉपिंग के लिए जाने लगी थी। एक सुबह जिया की ऑफिस की बस छूट गई। उसने अपना स्कूटर उठाया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। अभी वह कुछ दूर ही गई थी कि तभी पीछे से आ रही कार ने धक्का मारा। जिया उछलकर सड़क पर जा गिरी और बेहोश हो गई। 2 दिन तक वह आईसीयू में बेहोश पड़ी रही थी। उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी, साथ ही हिप में फ्रैक्चर हो गया था। 10 दिन तक बहुत पीड़ादायक गुजरे थे। उसके हिप का ऑपरेशन करके टांग में ट्रैक्शन लगा दिया गया था। अब उसे बिस्तर पर से हिलने की भी मनाही थी। जिया का मन इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कहाँ तो वह अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी और कहाँ अब असहाय अवस्था में अस्पताल में पड़ी थी। उसका मन बेहद निराश था। आंखों से हरदम आंसू बहते रहते थे। 10 दिन बाद डॉक्टर ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी। घर में सुबह से रात तक उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रहती थी। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शंकर उसे दोनों समय एक्सरसाइज करवाने आते थे। सुबह से शाम तक रजत जिया के पास रहता, उसे समझाता कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर वह बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिया पर इनमें से किसी की बातों का कुछ असर नहीं पड़ रहा था। 7 दिन बिस्तर पर पड़े रहने से वो बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे लगता अब वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। एक दिन उसने रजत से यहाँ तक कह दिया, अपाहिज की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, इससे तो मर जाना अच्छा है। रजत सिर झुकाए खामोश बैठा रहा था। 5-6 दिनों से जिया रजत में बदलाव महसूस कर रही थी। पिछले 2-3 दिन से वह घर पर भी नहीं आया था। आज सुबह जब वह आया तो उसने डॉक्टर शंकर से पूछा, जिया की हालत में क्या कोई सुधार आ रहा है? कोई खास नहीं, दरअसल ये बहुत निराश है। इस तरह तो यह अगले 6 माह तक बिस्तर से नहीं उठ सकेगी। रजत के सब्र का बांध टूट गया। उसने जिया से साफ साफ कह दिया कि अगर वह जल्दी ठीक नहीं हुई तो वह शादी नहीं करेगा। सोचते सोचते जिया का मन क्रोध से भर उठा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था रजत उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। आखिर रजत खुद को समझता क्या है? उसका जरा सा खराब वक्त क्या आया, उसने शादी तोड़ने की धमकी दे डाली। क्या वो इतनी निरीह है कि रजत के रहमो करम पर रहेगी? नहीं, वो रजत को दिखा देगी
कि वह कमजोर नहीं है, वह 3 माह में ठीक होकर दिखाएगी और उसके बाद खुद ही इस शादी से इनकार कर देगी। रजत न्यूयॉर्क चला गया। अब जिया में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। वो जल्द से जल्द ठीक होने के लिए डॉक्टर शंकर को भरपूर सहयोग देने लगी। टांग से ट्रैक्शन हटने के बाद एक पैर से उसे वॉकर के सहारे चलने की इजाज़त मिल गई थी। 1 माह बाद जब वह स्टिक के सहारे अपने दोनों पैरों पर खड़ी हुई तो उसके साथ साथ मम्मी पापा की आंखें भी छलछला आई। पूरी तरह ठीक होने में जिया को 3 माह का वक्त लग ही गया। अब उसे रजत की बेसब्री से प्रतीक्षा थी। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब न्यूयॉर्क से वापस लौटकर रजत उसके घर आया। लॉन में बैठा वह मम्मी पापा से बातें कर रहा था। तभी सामने से जिया चलते हुए उसके करीब पहुंची। जिया को एकदम ठीक ठाक अपने सामने खड़ा देख खुशी से रजत की आंखें चमक उठी। वह बोला, कांग्रेचुलेशंस जिया, तुम ठीक हो गई। मैं कहता था ना कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इंसान क्या नहीं कर सकता। तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूँ। ये देखो, मम्मी ने अपनी होने वाली बहू के लिए उपहार भेजा है। कहकर रजत ने एक खूबसूरत ब्रेसलेट अपनी जेब से निकाला। बोली, सॉरी रजत, मैं यह उपहार नहीं ले सकती। क्यों? रजत हैरान था। जिस दिन तुमने मेरे आगे शादी की शर्त रखी थी उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं तुम्हें 3 माह में ठीक होकर दिखाऊंगी और उसके बाद मैं तुमसे शादी करने से इनकार करूंगी। ऐसे इंसान से मैं शादी नहीं करना चाहती जो अपने रिश्ते को लेकर संवेदनशील न हो, जो सिर्फ सुख का साथी हो, दुख का न हो। जिया का चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया था, लेकिन रजत के चेहरे पर सौम्य मुस्कान फैल गई। वह कुछ कहता इसके पहले ही जिया के पिता बोल उठे, जिया, तुम रजत को गलत समझ रही हो। उसका इरादा तुमसे शादी तोड़ने का कभी नहीं था। उसने तुमसे जो कुछ भी कहा तुम्हें प्रोत्साहन देने के लिए कहा। जरा सोचो तुम कितनी निराश हो चुकी थी। हम सबकी समझाइश का भी तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तब हम सबने सोचा कि तुमसे कुछ ऐसा कहा जाए जो तुम्हें भीतर से झकझोर दे, तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत करे, तुम्हें प्रोत्साहित करे। मम्मी बोली, हम सकारात्मक रूप से तुम्हें समझा कर हार रहे थे। तब रजत ने हमसे सलाह करके ही वो सब कुछ कहा और देख लो उसका नतीजा। तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ी, जल्द ठीक होने का जज्बा बढ़ा। पापा ने बात संभाली। हाँ जिया, इसने जो कुछ भी किया वो तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया। मम्मी ने आगे कहा, यही नहीं, रजत बाकायदा रोज रात में हमसे तुम्हारा हालचाल भी पूछता रहा। जिया अपने जीवन में आए इस सुखद ट्विस्ट से हतप्रभ थी। उसकी आंखें भर आई। यंत्र चालित से उसके हाथ आगे बढ़े। उसने रजत का हाथ थामा और उसके हाथ से ब्रेसलेट लेकर पहन लिया। रजत के साथ वो प्यार के इतने रंग देखेगी, ये तो उसने कभी सोचा भी न था। तो ये थी कहानी प्यार के रंग। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।